Isogonal curves. Isogonal curves. Two curves are said to be isogonal if the angle of intersection is same everywhere. Comma, wherever they intersect. Example number. Find the angle of intersection of C1, y is equals to sin x, and C2, y is equals to cos x. sin x और cos x के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, इन्हें सॉल्व करूंगा। अरे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो ना भाई। तो sin x और cos x को जब मैंने सॉल्व किया तो sin x बराबर cos x, सॉल्व करने का तरीका तो यही है, tan x बराबर 1, सॉल्यूशन जल्दी, n पाई प्लस पाई बाय 4। कितने पॉइंट्स है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? इनफाइनाइट, बहुत सारे हैं भाई। ठीक है, अब हर पॉइंट पे तो हम लोग एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे नहीं, नेचुरल सी बात है। हमने एक लॉजिक लगाया, ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी जितने भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे कमाल ही हो गया भाई, मतलब आज क्रांति मच गई भाई। हाँ, ये और ये सेम इंटरसेक्शन है भैया, ये भी सेम इंटरसेक्शन, आप चाहो तो निकाल लो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाला एंगल पाई बाय 4, ये वाला बताया कोई? 5 पाई बाय 4 मान लेते हैं, ठीक है, गधेड़ों की पागल कहीं। ये 9 पाई बाय 4 है ना। अरे एन की वैल्यू 0 1 2 3 रखो ना भैया, क्या करते हो यार। सिंस दे आर आइसोगोनल कर्व्स ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी, तो इसका मतलब किसी भी एक पॉइंट पे इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देने से मेरा आंसर आ जाना चाहिए। करिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाया रखा है आपको। आंसर बताइए। tan इनवर्स 2√2, tan इनवर्स 2√2 बताया जा रहा है भाई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। चलो मैं भी करता हूं साथ में। m1 फर्स्ट वाले कर्व को डिफरेंशिएट करने पर dy by dx is cos x at x is equals to pi by 4, it's 1 by root 2। m2 सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करने पर it's माइनस साइन x, x की जगह pi by 4, it's माइनस 1 by root 2। क्या 90 पागल है क्या? दे भाई साहब, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2, इट्स 2 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यानी कि 1 माइनस हाफ, तो इट्स 4 अपॉन रूट 2, सो इट्स 2 रूट 2, सो थीटा इज इक्वल्स टू tan inverse 2 root 2. This is the answer.
आप किसी और जगह भी निकालोगे, 5 पे या 4 पे भी निकालोगे, तो हो सकता है ये -1/√2 हो जाए, ये +1/√2 हो जाए, हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीच के एंगल पे। कोई समस्या? ठीक। नेक्स्ट, आइसोगोनल कर्व्स के बाद ऑर्थोगोनल कर्व्स। Two curves are said to be orthogonal. Two curves are said to be orthogonal if their angle of intersection is 90 degree everywhere. Angle of intersection is 90 degree everywhere wherever they intersect. एक C1 इस तरह से है और एक C2 इस तरह से। अगर ये दो कर्व्स हैं जो कि P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और इस P पॉइंट पर एक कर्व पे खींची गई टेंजेंट और दूसरे कर्व पे खींची गई टेंजेंट, अगर M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 है, वेयर एवर दे इंटरसेक्ट, अरे एक पॉइंट पे नहीं, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं, वेयर एवर दे इंटरसेक्ट अगर 90 डिग्री है तो वो कर्व्स ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ऑर्थोगोनल कर्व्स का एक सबसे बढ़िया ज्योमेट्रिकल एग्जांपल जो आपको डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए, दैट इज अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। एक सर्कल और एक उसका डायमीटर, दो ऐसे कर्व हैं जो हमेशा ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि एक सर्कल के डायमीटर के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट होंगे। बोलो ना यार। अच्छा, अब ये जो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पंजाब, इस पे सर्कल के लिए खींची जाने वाली टेंजेंट और इस डायमीटर के लिए खींची जाने वाली टेंजेंट तो खुद ही है। समझ रहे हैं? डायमीटर के लिए खींची जाने वाली टेंजेंट तो खुद है और सर्कल के लिए खींची जाने वाली टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हुआ? 90। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हुआ, दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी सेम बात होगी क्या? अरे यार होगी क्या यार? तो एक सर्कल और एक उसका डायमीटर जितने भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उन पे उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से दीज टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ये एक ऑर्थोगोनल कर्व का सिंपल एग्जांपल जो हमें डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। समझा किसी को? ठीक। अब ऑर्थोगोनल कर्व्स का नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उड़ा दूं ये? कम अगेन। यदि कोई दो कर्व्स एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आइसोगोनल का कंसेप्ट पता नहीं भाई, इसीलिए तो कहानी मैंने कह तो दिया। अच्छा, दो जगह कहाँ हुए? तुमने जो बोला तो माइनस लगा दो तो टच करता हो जाता है। किसी पैराबोला के इक्वेशन के आगे माइनस लगा दो, अच्छा हाँ तो इंटरसेक्टिंग भी है। हाँ तो वो तो डिपेंड करता है यार, उसने सिमेट्रिक काटा नहीं काटा। अगर ऐसा और ऐसा जिनका एक्सिस सेम है, एक्सिस यदि सेम है तो ऑब्वियसली आइसोगोनल है, क्योंकि ये दो तो सिमेट्रिसिटी की वजह से सेम ही एंगल वो होगा। अच्छा, आइसोगोनल कर्व जो है, मतलब जो ऑर्थोगोनल कर्व है वो तो हमेशा आइसोगोनल है। तो ये स्पेशल केस भी हो सकता है कि 90 पे काट रहे हो तो ऑर्थोगोनल भी हो जाए। अरे ऑर्थोगोनल आइसोगोनल तो हमेशा है ही। अरे आइसोगोनल हमेशा ऑर्थोगोनल नहीं है, बट ऑर्थोगोनल हमेशा आइसोगोनल हो सकता है, स्पेशल केस में ये ऑर्थोगोनल ही बन जाए।
बट आइसोगोनल तो यही ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी की वजह से। आइसोगोनल वाला जो केस है ना, वो सिर्फ सिमेट्रिसिटी वाले केस में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ तरीका नहीं है चेक करने का कि दीज टू कर्व्स आर आइसोगोनल। या तो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल निकाल लो, नहीं तो सिमेट्रिसिटी की वजह से ही हम लोग बता सकते हैं कि ये दो कर्व्स आइसोगोनल। ऑर्थोगोनल चेक करने का तरीका है प्रॉपर, क्योंकि ऑर्थोगोनल का मेरे पास ये भी तो है ना, m1 इंटू m2 बराबर -1। आइसोगोनल में क्या होगा, कुछ नहीं है। क्वेश्चन, which of the following curves are orthogonal? Which of the following curves is r, जो भी लिखना हो आपको, curves लिखा है तो r ही लिखना पड़ेगा। Which of the following curves are orthogonal? फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट थोड़ी हमारा एग्जाम्पल, हमारा तो 18th है। कर्व 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड कर्व 2 y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -x/2a। ये दो कर्व्स दिए भाई, ये दो कर्व्स है, ठीक है। हम मुझे और भी देंगे अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग बोला है ना, 4 ऑप्शन देंगे बकायदा, चिंता मत करो। अब इसको चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो सुनो भाई, सबसे पहले लेट द POI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज Px1, y1। शब्दों पे ध्यान देना एकदम। एक्चुअल में ये दोनों कर्व सुगले हैं, तो मैं इन्हें सॉल्व करके तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल नहीं सकता, तो मान लेते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई तो Px1, y1 है। वो किस किस को सेटिस्फाई करना चाहिए, दो रिश्ते तो मेरे पास पहले से हैं x1 और y1 के, जरूरत पड़ेगी तो यूज ले लूंगा। अरे एक रिश्ता y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 और एक रिश्ता y1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -x1/2a, ये तो है ही। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 प्रूव करने के लिए मुझे इनकी जरूरत पड़ रही होगी तो मैं ले सकता हूं, क्योंकि ट्रू रिलेशन है। समझ में आ रही है क्या? ठीक। अब करना क्या है, इस पॉइंट पे दोनों के लिए खींची जा सकने वाली टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। इन जनरल अगर वो 90 आ जाता है, यानी कि x1 y1 की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ना होके इन जनरली अगर वो -1 आ गया इनका प्रोडक्ट, तो दीज टू कर्व्स विल बी सेड टू बी ऑर्थोगोनल। सिंपल सी बात है। चलो, कर्व 1 के लिए m1 डिफरेंशिएट dy/dx की वैल्यू आई है 2a/y। एक आध स्टेप खा गया यार, 2y/y' बराबर 4a लिख दूं, सही है। एट पॉइंट P इट्स y1। चलो, कर्व 2 को डिफरेंशिएट किया m2 dy/dx, हाँ भाई जनता, -e रेज टू पावर -x/2a अपॉन एट पॉइंट P है। यूजिंग दिस I can write this -y1 upon 2a। अरे गड़बड़ हो गई क्या? नाउ m1 इंटू m2 बराबर माइनस, मुबारक। सो दे आर ऑर्थोगोनल। नाइनटीन्थ, xy is equals to a square and x square minus y square is equals to b square। ट्वेंटाई y is equals to ax and
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये उड़ा रहा हूं। लो भाई छापना ले जनता। सबसे पहले पोई माना पोई इस पी एक्स वन कॉमा वाई वन। इस कर्व को डिफरेंशिएट किया तो यहां से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए थी माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन एट पॉइंट पी। आई होप ये मिली होगी। कर्व टू को मैंने डिफरेंशिएट किया, ये मेरा m1 है, m2 आया dy by dx at point P is x1 upon y1. Very simply, very simply m1 into m2 बराबर -1 means orthogonal. Irrespective of the values of y1 and x1, these two curves are orthogonal क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ये 20 थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन 20 वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और ये उससे पास होने वाली लाइन है। सर्कल के सेंटर से पास होने वाली जितनी भी लाइन होंगी वो तो हमेशा ही ऑर्थोगोनल होंगे क्योंकि वो डायमीटर है। बट प्रूफ भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। अरे मैथमेटिकली भी आएगा भाई। पीओआई मान लो पी एक्स वन कॉमा वाई वन, इसके लिए m1 आता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू a, जिसे y1 अपॉन x1 लिख सकते हैं। दिस इज स्टार। a को लिख सकता हूं y1 अपॉन x1। अरे यार सेटिस्फाई करेगा ना पॉइंट टू से एट पॉइंट p। और जो दूसरा वाला है इसको डिफरेंशिएट करने पे आया होगा -x1 बाय y1 एट पॉइंट p। फिर से प्रोडक्ट करो, फिर से -1, ये लो। (21) ये चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन का आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑर्थोगोनल कर्व्स? m1 m2 -1 नहीं है, निकाला तुमने? x1 y1 की टर्म्स में आएगा। लो भाई जनता, इसे डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p 2a बाय y1। अब तो चमकना चाहिए यार इतनी देर बाद में। इसे डिफरेंशिएट किया, दिस इज माय m1, m2 जनता x1 बाय 2b, दिस इज ठीक है m2। m1 m2 m2 बराबर a बाय b इंटू x1 अपॉन y1। अब x1 अपॉन y1 की वैल्यू आप चाहो तो इनसे निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके आप x1 अपॉन y1 की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे आएगी, देख लो कितनी आ रही है। a बाई बी की पावर
डिवाइड करके नहीं, मल्टीप्लाई करके आएगी, हैं? नहीं नहीं, 1 1 तो कुछ नहीं आएगा, आएगा तो ए और बी की टर्म में आएगा। बाकी तो आप लोग देवता हैं, अभी मेरी शक्लें देख रहे हैं, पता नहीं क्या है यार तुम लोग। यहां से आ गया y1² अपॉन x1 इज इक्व टू 4a, यहां से आएगा x1² अपॉन y1 इज इक्व टू 4b। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से नहीं आएगी y1 अपॉन x1 की वैल्यू, तो इन्हें डिवाइड करने से आएगी। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, मैं तो पहले कह रहा था। तो इन्हें डिवाइड करने से y1³ अपॉन x1³ आएगा विच इज a बाय b, तो b बाय a की पावर 1/3। तो जो पहले सबसे पहले किसी ने कही थी वो वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत पास थी, a बाय b की पावर 2/3 आएगी, विच इज नॉट -1 फिलहाल तो। ये कभी भी -1 नहीं हो सकती क्योंकि 2/3 पावर है, पावर 2/3 है, तो ये कभी भी ऑर्थोगोनल किसी भी ए और बी की वैल्यू के लिए नहीं बनेंगे। ये तो अच्छा रिजल्ट निकाल लिया अपन ने, ये किसी भी ए और बी की वैल्यूज के लिए ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं बनेंगे। अच्छा सुनो, नोट दैट they are orthogonal at origin. They are orthogonal at origin, but not orthogonal curves. ये दोनों कर्व्स जो दिए गए हैं ये ओरिजिन पर ऑर्थोगोनल हैं, लेकिन कैसे? इसकी ओरिजिन पे टेंजेंट x बराबर 0 और इसकी ओरिजिन पे टेंजेंट y बराबर 0। मास्टर ये कैसे निकाले? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करार करके। इसमें 1 डिग्री 2 है, 1 डिग्री 1 है, 1 डिग्री वाले को 0 करार कर दो, इसमें भी 1 डिग्री वाले को 0 करार कर दो, तो इसकी टेंजेंट y एक्सिस, इसकी टेंजेंट x एक्सिस। गलत बोल दिया, उल्टा बोल, y इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, हाँ सही है। इसकी टेंजेंट x एक्सिस, इसकी टेंजेंट, तो ऑर्थोगोनल एट ओरिजिन तो है लेकिन वैसे ऑर्थोगोनल नहीं है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इनके तो हम ग्राफ भी जानते हैं। y² इज इक्वल टू 4ax जो होता है पैराबोला माउथ ओपनिंग राइटवर्ड है, और ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड। इस केस में हमने फिलहाल मैंने a और b दोनों पॉजिटिव लिए हैं, बाकी नहीं तो इधर पलट जाएगा वो नीचे हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है कि दे आर ऑर्थोगोनल एट ऑरिजिन, बट इस पॉइंट पर ऑर्थोगोनल ना होने की वजह से, ऑर्थोगोनल ना होने की वजह से हम इन्हें ऑर्थोगोनल कर्व्स नहीं कह सकते। है ना? ये आंसर कहाँ गया? ये आंसर क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, ये आंसर मिस कहाँ हुआ? -1 क्यों नहीं आया हमारे स्लोप का प्रोडक्ट किन्हीं भी वैल्यूज के लिए? आया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें 0 डालें तो 0/0 फॉर्मेट बनेगी, उसकी वैल्यू अगर निकालें अपन इतना एन तो करें, हो सकता है आ जाए, पता नहीं। अब कपड़े मत फाड़ना लेकिन बस, अब चिल मारो। अभी लिमिट का कोई शौक नहीं है मेरे को, लिमिट में घुसने का। अरे x1 y1 0/0 फॉर्मेट बनेगी ना। ये क्या होता है? लॉपिटल वॉपिटल की बात मत किया करो, एक तो एलॉपिटल और बोलते ढंग से और नहीं बोलते उसे। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। नहीं रुको, लिख लिया? बड़ी जल्दी रहती है तुम्हें लिखने। एक चीज और लिख लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन लिखेंगे, या चलो पहले क्वेश्चन नहीं करते। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व, काट भी दिया गधे हो तुम। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व 2y² इज इक्वल्स टू x³
and y square is equals to 32x. इन दो कर्व्स के बीच में आपको एंगल बताने। सबसे पहले डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इनमें तो निकाल x1 y1 नहीं मानने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वाह मुल्ला, जिसमें निकलते हैं उसमें निकालो। ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे फिर अपन। इसमें तो निकलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो भाई जनता, जब आपने इनको एक साथ सॉल्व किया, यहां से यहां रखा वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो x की समाज के हिसाब से 3 वैल्यूज आई, 0, 8 और -8। फिर इस 0 को यहां रखा तो y की वैल्यू आई 0, 8 को रखा तो y की 2 वैल्यूज आई है, एक +16 और एक -16, और -8 रखा तो कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला के 3 पॉइंट्स हैं, एक 0,0, एक 8,16 और एक 8,-16। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होती, दोनों कर्व्स में y को -y से रिप्लेस करने पे कर्व की इक्वेशन का कोई परिवर्तन या कोई चेंज ना होना ये बताता है कि कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो 8,16 एंड 8,-16 पे आइसोगोनली नेचर के होंगे, यानी कि 8,16 और 8,-16 दोनों पे मुझे वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए। चमक ही नहीं रहा किसी को। कल हमने कोशिश भी, लास्ट क्लास में हमने कोशिश भी करी थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाने की, लगभग ऐसा बनता है। लगभग। और जो दूसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x है वो तो पैराबोला है। ये और ये सिमेट्रिक है, इसलिए इन पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होंगे, तो दोनों पे निकालने की जरूरत। दूसरा, ओरिजिन पे सुनो, फॉर C1 ओरिजिन पे टेंजेंट लोएस्ट डिग्री टर्म को 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस। सही है। और फॉर C2 x इज इक्वल टू 0। अरे लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करो ना भैया, ओरिजिन पे टेंजेंट तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो y एक्सिस मतलब दे आर ऑर्थोगोनल। बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये तो ओरिजिन पे हो गया, जिसे आसानी से मैं डिफरेंशिएट करके शायद नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि एक ये वाला स्लोप नहीं आएगा ना इन्फिनिटी, फिर हमें लगेगा क्वेश्चन गलत है। वो नहीं आएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब 8,16 पे निकालना है। क्यों? वापस बोलो। हाँ, तो y1 0 है। कैसे समझाऊं इसको? ये लिख लो सर, हनुमान जी को 2 रुपए प्रसाद एक्स्ट्रा चढ़ा देना पीजी सर के नाम। लिख लो, क्या करोगे? वो कंफर्म और कर रहे पड़ोसी, सही पढ़ा रहे ना? -8 को रिजेक्ट करके 8 नहीं लिखा है। ऐसा कौन करता है? -8 को रिजेक्ट करके 8 लिखते हैं भाई, पागल हो रहा था क्या? बिल्कुल
8 के करस्पॉन्डिंग 2 वाई आए हैं, 8 रख यहाँ पे, 8 के करस्पॉन्डिंग 2 वाई आएंगे, 8,16, 8,-16। तू -8 भी रख ले, दुखी मत हो, वाई आए तो लिख लेना यहाँ अगला कोऑर्डिनेट। अरे नहीं, इधर कर्व ही नहीं है, कैसे कोऑर्डिनेट आएंगे? नहीं, कॉम्प्लेक्स पढ़ा दिया तुम्हें तो क्यों उड़ रहे हो फिर? इसके आगे करना है, आंसर बता दो अब तो। tan इनवर्स हाफ, tan इनवर्स हाफ आंसर आएगा भैया। इस पे भी करके बताऊं? आया ना तुम्हारा? हाँ बोला। अरे मॉड ले यार, हाफ पे मॉड नहीं लगाते हैं, ऐसे बुरा लग गुस। हाँ, हाफ पे मॉड नहीं लगाना चाहिए, उसे बुरा लगता है कि लोगों को इतना भी नहीं पता मैं पॉजिटिव हूं। 23 लिखिए भाई। फाइंड द कंडीशन for two concentric ellipses. Find the condition for two concentric ellipses. a1x square plus b1y square is equals to 1 and a2x square plus b2y square is equals to 1. मुझे सीरियसली इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये एलिप्स है, मेरे को क्या लेने देना भाई कि एलिप्स है या नहीं है। मेरे लिए तो दो कर्व्स दिए हुए हैं, इन दो कर्व्स के बीच में मेरे को कंडीशन निकालनी। पहली बात तो कंडीशन किन में निकलेगी? कोएफिशिएंट्स में, a1 a2 b1 b2। दूसरी बात, कंडीशन किस बात की निकलेगी? कुछ तो दिया जाना चाहिए ना, है ना? तो फाइंड द कंडीशन फॉर द टू कॉन्सेंट्रिक एलिप्स टू इंटरसेक्ट टू, इसके आगे गेले दोनों कर्व लिखने के बाद, टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली सो दैट ये दोनों एलिप्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करें। ठीक है, अब पहले तो पीओआई माना, ठीक है, पीओआई इज px1, y1। अब दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट कर्व m1 कितना आया? माइनस a1 x1 अपॉन b1 y1। ये आना चाहिए भाई, देख लो। अरे इसे डिफरेंशिएट करो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो यार, इसे डिफरेंशिएट करो ना। और दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करूंगा तो m2 आएगा, सेम ही आएगा, a2 x1 अपॉन b2 y1। गिवन क्या है कि ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं, यानी कि स्लोप 1 और स्लोप 2 का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 किया तो आया a1 a2 अपॉन b1 b2 बराबर y1 स्क्वायर अपॉन, माइनस में आएगा लेकिन, माइनस का y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर। अब देखो मेरी एक बात समझो, आपको यहां से, आपको जो मैं पहली लाइन लिखी ना अपने पीओआई x1 y1, तभी एक चीज सोच लेनी चाहिए थी कि आपकी जो भी फाइनल कंडीशन है उसके अंदर x1 y1, क्योंकि x1 y1 तो मैंने माने, मुझे रिश्ते निकालने हैं तो a1 a2 b1 b2 ही होने चाहिए। यानी कि अब मेरे को x1 y1 हटाने हैं। क्या हटाने? ज्योमेट्री के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 टाइप्स के मानते हो, एक्चुअल में मैंने इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अज्यूम नहीं करे, मैंने इसमें x1 y1 पॉइंट मान लिया। तो जब भी मैं x1 y1 x2 y2 इस तरीके के पॉइंट्स मानूंगा तो एक कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट इन कर्व में x1 y1 रखने से मिलती है, उसका तो यूज ही नहीं करा अभी अपन ने। और इन कर्व को तो सेटिस्फाई करेंगे x1 y1,
चलिए, तो a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a2 x2 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर, सॉरी x1 y1 है ना, इज इक्वल टू 1। ये दो ट्रू रिलेशन है नहीं है? है नहीं है? इन्हें मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन? 1 और -1 कैंसिल, कॉमन a1 x1 स्क्वायर कॉमन था, वेरी बैड, सॉरी, इनटू a1 माइनस a2 प्लस y1 स्क्वायर कॉमन b1 माइनस b2 इज इक्वल टू, मुझे तो उम्मीद है, आपका मुझे पता नहीं है, कि माइनस y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से मुझे मिल सकती थी, और मैं लिख रहा हूं a1 माइनस a2 अपॉन b1 माइनस b2। I have got the answer. This is the condition. This is equals to this. कॉन्सेंट्रिक एलिप्स का मतलब तो वही है जो तुम सोच रहे हो, तो वो काटेंगे कैसे? तुम्हें उन्हें कॉन्जुगेट एलिप्स बोल के पढ़ाया है? ऐसा कोई टर्म होता नहीं इस दुनिया में। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, बट कॉन्जुगेट एलिप्स करके इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। हाइपरबोला होता है कॉन्जुगेट, एलिप्स कोई कॉन्जुगेट नहीं होता। वो वैसे टीचर भावुक हो गया होगा कि क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी होता है इसलिए कॉन्जुगेट एलिप्स ही पढ़ा दिया। ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है भाई। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि इनके सेंटर सेम है, दैट्स इट। और जो ये कह रहे हैं कॉन्जुगेट का मतलब, उसका मतलब ये है कि एक एलिप्स लेटा पड़ा होगा और एक एलिप्स खड़ा होगा, तो ये ऐसे ऑर्थोगोनल होंगे। इनके कॉन्जुगेट का मतलब ये है। अरे कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर भाई, ओरिजिन है दोनों के सेंटर 0,0, दैट्स इट, उसका मतलब कॉन्सेंट्रिक होता है। ये कंडीशन बन चुकी भैया। नेक्स्ट, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये तो टेंजेंट नॉर्मल में अभी तक हमने जैसे क्वेश्चन किए ना, ये तो हुए हलवा टाइप क्वेश्चन, मतलब सीधे सीधे, जिन्होंने आपको ज्यादा दुविधा में नहीं डाला है। ठीक है, अब थोड़े से डेल्टा बेहतर क्वेश्चन करते हैं। ये उड़ा दूं? हैं? अच्छा, एक नोट लिखिए। Two curves are said to touch each other. Two curves are said to touch each other if they share. ऐसे मजा आ रहा है आपको इस काले पेन को परेशान करने में? If they share common tangent at their point of contact. At their point of contact. Y is equals to gx और y is equals to fx. अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सपोज किसी पॉइंट Px1, y1 पर ऐसा हो रहा है, तो इस पॉइंट पे दोनों कर्व के लिए खींची जाने वाली टेंजेंट क्या होगी? सेम होगी। अगर ये सेम है का मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि f डैश x1 बराबर g डैश x1 होगा? बोलो यार, व्हाट इज f डैश x1 एक्चुअली? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट Px1, y1 फॉर y इज इक्वल टू fx. What is g dash x1? Slope of the tangent
एट पॉइंट पी एक्स एंड वाई वन टू द कर्व वाई इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट सेम है तो स्लोप तो सेम ही होगा यार दोनों के लिए, गलत कह रहा हूं? ठीक है, अगर कोई दो कर्व एक ही टेंजेंट रखते हैं किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे वो दोनों कर्व टच ईच अदर कहलाते हैं, दे बोथ टच ईच अदर। सही है? इनके क्वेश्चन थोड़े से और इंटरेस्टिंग बनते हैं, जैसे किसी ने कहा फाइंड ए 23, फाइंड ए एज इन आगरा, वही जो हम लोग बचपन से निकालते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब एंड y is equals to 4 root x, have only one point in common, have only one point in common, have only one point in common। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। अब देखो भाई सुनो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा टाइम लगी, ठीक है, समझना ढंग से। पहला केस 1, अगर a लेस देन 0 है, एक्चुअली बात यह है कि मैं इसे भी बना सकता हूं, इसे भी बना सकता हूं, ध्यान से समझना। ये कर्व तो सांसों में बसा होना चाहिए भाई, सब कैसा बनेगा? ठीक है क्या किसी की सांसों में? ये वाला हाथ खड़ा करो, कितने लोग बता सकते हैं कर्व कैसा बनेगा? y इक्वल्स टू 4 रूट एक्स। इतने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, भाई साहब तहलका हो गया आज तो। हाँ भाई छमायात ने बताओ, मैंने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया, तो ही बता दे। इतना तो कोई भी नहीं हगेगा, इतना तो सार्थक जी भी नहीं हकते, अगर उनसे पूछ रहे थे अपन, उन्होंने भी हाथ खड़ा नहीं करा था। सार्थक जी कैसा होगा 4 रूट एक्स का? हाँ देखो, इतना तो इन्होंने भी नहीं हगा, हालांकि पैराबोला तो तुमने ही बनाया था, अब तुम बोलोगी मैंने पैराबोला ही बनाया है। हाँ भाई, सिवा का टूथपेस्ट बिना घबराए बनाओ, बिना घबराए, तभी सही बनेगा। कैसा थोड़ा है? ओ ज्यादा बाबू को गए तो। हाँ क्या नहीं बताएगा विराजमान? कैसा कैसे? तू हाथ से बना, पेन से मत बना, पेन ट्रांसपेरेंट होता नजर नहीं आ रहा। हाँ ले ले, नीचे क्यों नहीं बना रहे? नीचे नीचे नहीं बनेगा, गुड, सिर्फ ऊपर ही बनेगा, है ना? लगभग ऐसा, ठीक है। वही रूट एक्स 4 रूट एक्स एक ही बात है यार, 2 रूट एक्स भी ऐसे ही बनता है। वो तो किसी पर्टिकुलर एक्स पे कोई वैल्यू पूछेगा तो अंतर आता है, 4 रूट एक्स 2 रूट एक्स रूट एक्स, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये तो क्वाड्रेटिक है नॉर्मल। ये ए क्यूब जो है लीडिंग कोएफिशिएंट का काम करेगा, माउथ अपनी डाउनवर्ड बनेगी, अपवर्ड बनेगी, कैसी बनेगी जो भी है, गलत बोल रहा हूं है ना? अच्छा लेकिन जीरो वैल्यू कितनी है? तो शुरू यहां से होगी। अगर ए नेगेटिव लिया है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगी, मानते हो? तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए देयर विल बी 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो ये रहा, अरे है ना 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोला क्या था? कॉमन पॉइंट कितने होने चाहिए? 1। एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए बस, सिर्फ। समझ में आ रहा है? तो a लेस देन 0 एक्सेप्टेड रिजेक्टेड?
accepted. केस टू बोलो भाई, ए इक्वल टू 0 लेना है क्या? अरे डिनोमिनेटर में कुछ तो शर्म करो भाई, ए पॉजिटिव ही लेंगे। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ए पॉजिटिव बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए ऐसा है, 4√x के ग्राफ में तो कोई अंतर आएगा नहीं, है ना? 4√x के ग्राफ में तो ऐसे अंतर आएगा नहीं। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसमें a की वैल्यू अलग अलग के लिए। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 1 से तो हमेशा पास हो गई, बनेगा तो इसके ऊपर ही हमेशा, क्योंकि f(0) तो 1 ही है, तो बनेगा तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अब एक बात है, जैसे मान लो आपको 2x बनाना है, एक्स स्क्वायर। अब 2x² के साथ भी कुछ तो होगा ना, इसमें चेंज नहीं होगा? 2x² में कुछ तो चेंज होगा, इस x² से नहीं होगा। अब इस सिकुड़ेगा या फैलेगा? कंप्रेस होगा। ये तो ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन वाइज सिकुड़ेगा कि फैलेगा? सिकुड़ेगा। 2x², 4x² और सिकुड़ेगा। सही है, गुड। तो x²/2 फैलेगा। सही है। तो अगर x² का कोफिशिएंट घट रहा है तो फैल रहा है? लेकिन एक बात है, क्या जाएगा आकाश लो की? अरे जाना तो ऊपर ही है यार, कोफिशिएंट से कितना भी कम हो, है? तो एक चीज मैंने समझी, x² कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो, वैसे होगा नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी a टेंड्स टू इन्फिनिटी लें तो x² का कोफिशिएंट 0, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। क्या आएगी? फिर x² कोफिशिएंट धीरे धीरे 0 से उठ के पॉजिटिव आता रहेगा, तो ऐसी है। कुछ चमक रहा है क्या? ये अगर a टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तब की हालत है। वो तो इमेजिनरी है, उसमें a की वैल्यू थोड़ी आती है कोई, तो फिर थोड़ा सिकड़े हैं। अच्छा सुनो, तो जब सिकड़ेगा तो कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। बस ये समझाना था मेरे को, क्योंकि एक बार आगे जाके तो कहीं ना कहीं काटेगा। कितने पॉइंट्स आएंगे? फिर और थोड़ी सी x² कोफिशिएंट को बढ़ाया, कुछ चमक रहा है क्या? x² कोफिशिएंट को थोड़ा और बढ़ाया, तो एक दिन आएगा जब इसे छू के निकल जाएगा, छू के। दिस इज द पोजीशन व्हेन वी हैव वन कॉमन पॉइंट। और जब उसके कोफिशिएंट को और बढ़ाएंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा, नीदर टचिंग नॉर कटिंग। ठीक है? तो मेरा इंटरेस्ट पर्टिकुलर एक दिन है, जिस दिन टचिंग हुई है, जिस दिन इस वाली चीज को निकालने के लिए टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट यूज होता है, जो हमने यहां लिखा था, इस वाले दिन को निकालने के लिए। ये वाला तो ऑब्वियस था, ये तो आना ही है। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया, क्या मान लिया? वही px1, y1, और क्या मानोगे? निकालेंगे थोड़ी कोई, निकल जाता तो फिर ए थोड़ी पूछते। ये पॉइंट तो नहीं, px1, y1 मान लिया। इस पे दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। तो अगर दोनों कर्व टच कर रहे हैं तो दोनों के लिए px1, y1 की टेंजेंट सेम होनी चाहिए। तो इसे c1 मान लेता हूं, इसे c2 मान लेता हूं। c1 2x/a³, तो स्लोप 1 आ गया 2x1/a³। इसको डिफरेंशिएट किया ना, है ना? और दूसरा आएगा m2, 2/√x1। ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। दोनों की स्लोप a की सेम टेंजेंट है भाई, तो दोनों बराबर हुए, तो x1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू a की पावर 3। तो x1 इज इक्वल टू आ गया a²। x1 क्या आ गया? a²। कमाल की बात पता है क्या है? अभी तक आपने x1 y1 इनमें तो रखा ही नहीं। अरे यार इनमें तो रखोगे, है ना?
कर्व 1 y1 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर अपॉन a क्यूब। x1 की जगह ये बन गया 1 प्लस a। कर्व 2 x1 y1 रखने पे 4 रूट x1, x1 की जगह a स्क्वायर। जल्दी बोलो 4 मॉड a, मॉड हटा दो क्योंकि a पॉजिटिव लिया गया है। हैं? क्या ये दोनों y1 सेम होने चाहिए? यार नॉर्मल सी बात है यार, कॉमन पॉइंट है तो कॉमन पॉइंट दोनों y1 सेम तो आएगा। 1 प्लस a इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 1/3। फैन स्पेस करते हैं। फाइनल आंसर a बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1/3। एलिमेंटल है, सॉरी। आईटी वाला आ रहा है, आ रहा है आईटी वाला। ये सस्ता है। अभी पैराग्राफ बनाएंगे इसका, बड़े हो जाएंगे जब अपन। जस्ट वेट एंड वॉच। जब हम थोड़े काबिल बन जाएंगे तो हम इसका पैराग्राफ बनाएंगे, एक 3 नंबर का। ओ सॉरी 3 क्वेश्चंस का, तब मजा आएगा। मोनोटोनिसिटी की बात, तब हम दोबारा करेंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम गए टेंजेंट नॉर्मल के अंदाज से कर रहे हैं इन्हें, छोटे बबुआ स्टाइल से। ये तो बबुआ स्टाइल है भाई, ऐसे डिफरेंशिएट किया, स्लोप मैच कराए, ए आ गया, खुश हो गए एकदम। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट ट्रिकी है सोचना। ऐसे a<0 वाला सोचना भी तो थोड़ा सा वो है। तो मैंने तो आपको सारे केस सोचवा दिए। दूसरा भाई, इफ हमने अभी तक वो नहीं सीखा ना, तो हमें सीख लेना चाहिए था। चलो बैक टू l'Hopital चलते हैं। बैक टू l'Hopital। नॉर्मल आ रहा है सर, अभी दी एंड थोड़ी बोल दिया मैंने यार। लूबा यार पता नहीं है, एकदम डाउट करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। फिर सब कराऊंगा मैं, तो चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। रेट मेजरमेंट भी कराऊंगा जो सिलेबस में नहीं है। और बोलो, हैं? मत करो, क्यों? नहीं फिर भी कराऊंगा। वो क्या है, इकलौती चीज है टेंजेंट नॉर्मल की जो काम आएगी भविष्य में। तो कम से कम भविष्य में तो फिजिक्स में तो काम आती है ना। भविष्य में दुआएं दोगे। हाँ, क्या चल रहा था? अच्छा, बैक टू l'Hopital। l'Hopital। चलो साहब आ जाओ। लिमिट x approaches infinity, e raised to the power x upon x raised to power n। लिमिट x approaches infinity, जल्दी जल्दी फटाफट। e raised to the power x over ln x। लिमिट x approaches infinity, ln x over x raised to the power n। ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें फिलहाल ये माना गया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, या पॉजिटिव नंबर कुछ भी मान लो, बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मान रहे हैं फिलहाल। ये सब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सब? ये बिल्कुल लाइफ लाइन है, मतलब तगड़ा एकदम सबसे शानदार चीज। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं एक। ये मैं लाया क्यों? अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनाएगा एक हमारा। एक्चुअल में क्या है, मैं आपके सामने 3 ग्राफ बना रहा हूं, टुडुंग, खींचैक्स और खुपाच। ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे किसके बनाए मैंने।
ई की पावर एक्स ln x x की पावर n। इनके ग्राफ ऐसे होते हैं, मतलब x अप्रोचेज इन्फिनिटी पे जा तो सब आकाश लोक की तरफ रहे हैं, लेकिन इनकी गतियां अलग अलग होती है। गतियां मतलब स्पीड। क्या बात है, इनकी इन्फिनिटी पहुंचने की जो वो है ना टेंडेंसी, उसके रेट में डिफरेंस है। ठीक है, अब वो इनके आंसर बता देंगे मेरे को। इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। मास्टर कैसे? लॉपिटल लगाया n बार। कितनी बार? ये तो नकटा था, ये तो e की पावर x ही रहेगा, ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। कितना बन जाएगा? बनेगा बनेगा। करो ना डिफरेंशिएट, एक बार n आएगा आगे, फिर n-1, फिर n-2, खत्म होते होते 1 आएगा लास्ट में, उसके बाद डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन फाइनाइट बन जाएगा, तो इन्फिनिटी। चमका? इसको एक बार लॉपिटल लगाओगे तो e की पावर x अपॉन 1/x बनेगा। ये 1/x ऊपर जाके x इंटू e की पावर x विच इज इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी। लास्ट ln x का डिफरेंशियल 1/x, इसका डिफरेंशियल nx पावर n-1 यानी कि 1 अपॉन n इंटू एक्स रेज टू पावर n 1/∞ इज इक्वल टू 0। सही है? देखो भैया सीधी सी बात है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट की पूरी चीर फाड़ लिमिट के अंदर हमने कर ली थी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के आंसर इन्फिनिटी तब आते हैं जब न्यूमरेटर डोमिनेटिंग होता है, जब न्यूमरेटर डोमिनेटिंग होता है। 0 तब आते हैं जब डिनोमिनेटर डोमिनेटिंग होता है, और जब दोनों सेम डोमिनेंस के होते हैं तो नॉन जीरो फाइनाइट आता है। सही है? समझ रहे हो? ये तीनों लोग इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमने देखा e की पावर x दोनों से ज्यादा डोमिनेटिंग है, पावर फंक्शन से भी और लॉगरिथमिक फंक्शन से। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज द फास्टेस्ट ग्रोथ। जो फंक्शन हमारे पास है उनमें से, जो फंक्शन हमारे पास हैं, ये 3 नहीं, जितने भी हैं उनमें सबसे तेजी से ज्यादा भागने वाला फंक्शन e की पावर x है, एक्सपोनेंशियल। अब कुछ ढेंचू नहीं करेगा, नहीं 3 की पावर x ज्यादा तेज भागेगा, तो तुम देवता भाई, है तो एक्सपोनेंशियली। अब बेस बढ़ा दोगे तो ज्यादा तेज भागेगा ही ना, 10⁻x और तेज भागेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 में से सबसे तेज भागने वाला e की पावर x, उससे तेज पावर। क्यों? ये देखो ln x और पावर में से पावर फंक्शन तेज भाग रहा होगा, इसीलिए तो आंसर 0 आया यार। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 2 का पता पड़ गया तो स्लोएस्ट ln x है। वैसे भी दिख रहा है, इसे तो कोई जल्दी भी नहीं जानेगी। ये देखो ना, लटक गया तो ये तो भाई मतलब कछुए से भी धीरे पहुंचेगा इन्फिनिटी पे। ये तो हॉरिजॉन्टल होने वाला है भाई थोड़ी देर में, तो आराम आराम से जाएगा ये तो। ठीक है, ये सबसे तेज। मेन बात इन दोनों की है, बस मेन मुझे e की पावर x और पावर में समझाना था कि e की पावर x और पावर फंक्शन में। ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई वो आपको बताया था, पहले भी शायद एक बार जिक्र हो चुका, पता नहीं। बेसिकली बात ये है कि कभी आपको अगर एक पावर फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया है? और एक e की पावर x फंक्शन दिया है, तो आपने गेल सिप्पों की तरह अगर e की पावर x का ग्राफ ये बना दिया और लिखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है, तो आप जेम्स बॉन्ड हैं फिर, क्योंकि ग्राफ तो आपने बनाया है। इसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है भाई। e की पावर x अगर एक बार ऐसे काटती हुई चली जाएगी ना, तो उसकी मजबूरी है कि वो उसे दोबारा काटेगी। आपने बनाया भैया, ये आपका हेडेक है, ये आपने बनाया ग्राफ ऐसा। असलियत क्या है? e की पावर x फिर आएगी घूम के सुटैक फिर काट के, क्योंकि उसे ज्यादा जल्दी है भाई इन्फिनिटी जाने की। भावना को समझो, वो ग्राफ आपने बनाया, आपकी टेंशन है, नहीं समझ रहे। अरे भैया e की पावर x ही पहले पहुंचेगा इन्फिनिटी। अगर उसने दूसरी बार काट भी लिया है ना, तो 100% 3 सॉल्यूशन आएंगे। इस बात को समझो, नहीं चमक रहा? सही है? तो ये जो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? ठीक है? अरे वो मैंने बनाया ऐसे नहीं आएगा e की पावर x घूम के, वो आपने क्वाड्रेटिक का ग्राफ गलत बनाया था, वो थोड़ा और फैलना चाहिए था, फिर वो और e की पावर x का थोड़ा स्टीप होना चाहिए था, तो वैसे ऊपर जाके काट लेता। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन
फाइंड k, find k, k as in k, J और L के बीच वाला। वो k और a एक जैसे लगते हैं ना, तो फाइंड k फॉर विच क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है भाई? लॉपिटल का कोई नंबर नहीं था, वो फ्लैशबैक था। 25। फाइंड के फॉर विच y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x एंड y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर। touches each other, touches each other. Case 1 k less than 0, case 2 k equals to 0, case 3 k greater than 0. दो केस में करा रहा हूं, तीसरा आपको करना है क्योंकि दो केस में आंसर नहीं है इसलिए। समझाना ही नहीं है तो ये y इक्वल्स टू 0 ग्राफ है, ये वाला सेम लाइन थी इसलिए ऐसे बनानी पड़ी, ठीक है। और वो y इक्वल्स टू e की पावर x का है, तो इन दोनों में तो आंसर आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आंसर तो इसी में से आएगा। एक्चुअली क्या है, अभी मैंने आपको पूरा लॉजिक समझा दिया था पिछले वाले में, इसीलिए समझाया था इसी क्वेश्चन के लिए कि जैसे ही k पॉजिटिव होना चालू होगा तो ये ऐसे सिकुड़ेगा, है ना। तो जैसे ही सुनो, अरे इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। चलो मैं बता दूंगा आपको। e की पावर x का ग्राफ तो ये है ना। जैसे ही k पॉजिटिव चालू हुआ तो kx स्क्वायर ग्राफ सिकुड़ना चालू हो गया। तो इससे उठते ही कितने रूट चालू हो गए इनके, इस इक्वेशन के। जल्दी, जैसे ही k पॉजिटिव हुआ कितने रूट चालू हो गए? एक नेगेटिव। अरे भाई चाहे कितना भी फैला हुआ हो क्वाड्रेटिक का ग्राफ, एक बार तो कटेगा भाई साहब नेगेटिव साइड, कोई नहीं रोक सकता। फिर और सिकड़ेगा 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 सिकड़ेगा, एक दिन टचान डे आएगा, टचान डे आएगा, टचान डे। बोलो, द डे व्हेन दीज टू कर्व्स टच ईच अदर, उस दिन दो सॉल्यूशन आएंगे, एक ये और एक ये। रूट तो 3 है, रूट तो मैं पता नहीं कितने हैं, रूट तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। रूट तो 3, 5, 7, 9, 11 कितने भी हो सकते हैं, ऑड में ही होंगे यार। एक ही है और ये 2 के मल्टीपल में है क्योंकि टचिंग हो रही है इसलिए। थक गया भाई समझा समझा के यार। ये इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे। स्यू स्यू e की पावर x का एक्सपेंशन करो, इट्स इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल, सही है। तो इसके कितने रूट्स बनेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन वो इस वाले केस में तो एक ही रियल था, बाकी सारे इमेजिनरी थे। लेकिन इस टचान वाले दिन में कितने रियल हैं कितने इमेजिनरी हैं, आई हैव नो आइडिया। चमक ही नहीं रहा भाई किसी को। और इसके बाद में अगले दिन से दे, ये 2 के चक्कर में तो मैंने समझाया था अभी कि अगर ये और सिमटा तो एक तो यहां कटान होगा और 2 इधर कटान होंगे, क्योंकि एक तो आप काट दोगे, एक e की पावर x काटेगा फिर से पलट के आगे। अरे यार
बात को समझो, यही तो सबसे अच्छी चीज है। फिलहाल मेरा इंटरेस्ट, अभी मैं टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहा हूं इसलिए मेरा इंटरेस्ट सीमित है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ टचांडे में। इस दिन के की वैल्यू बताओ क्या होगी जब वो सिर्फ टच करके निकल रहा होगा। आ जाएगा आंसर, बहुत सिंपल है। बहुत सारा समझा दिया मैंने इसमें आपको। दिमाग लगाओगे तो शीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर लोगे। नाइस। दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट किया। स्लोप 1 इज e रेज टू द पावर x1, स्लोप 2 इज 2k x1। दोनों को बराबर किया। e रेज टू पावर x1 शुड बी इक्वल टू 2k x1। कुछ रिश्ते और थे मेरे पास, जैसे कि y1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x1 इज इक्वल टू k x1 स्क्वायर। सॉरी, क्या हो गया? इन दोनों को इक्वेट किया। k x1 स्क्वायर बराबर 2k x1। k बाजे x1 बाजे, क्योंकि जो भी हो रहा है वो x1 इक्वल टू 0 पे तो नहीं हो रहा, तो x1 की वैल्यू आ गई 2। इसको मैंने यहाँ रख दिया तो k की वैल्यू आ गई e स्क्वायर बाय 4। इनसे आपस में खेल खुला के काम हो जाता है। 3 रिश्ते आते हैं टोटल मिला के जब मैं x1 y1 पॉइंट मानता हूँ। हमेशा हर क्वेश्चन में 3 रिश्ते आएंगे। 2 रिश्ते तो x1 y1 दोनों कर्वों में ठोकने से, और 1 रिश्ता दोनों के स्लोप बराबर करने से। इन 3 रिश्तों से आपस में खेल खुला के x1 y1 हटा के मुझे k की वैल्यू निकालनी होती, वो मैंने कर दिया। चल जाएगा? ठीक। Length of tangent, normal, subtangent and subnormal। कमाल हो गया भाई साहब। Length of tangent, normal, subtangent, subnormal। ठीक है, कर बना रहे हैं। कोई भी कर बनाया मैंने, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x, एक कर बनाया। इसके किसी पॉइंट p x1, y1 पर अगर एक टेंजेंट खींची जाए तो इसका x एक्सिस से जो इंटरसेक्शन होता है pt है, दिस pt इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस p पॉइंट पर एक नॉर्मल भी बनाया जा सकता है? अब समाज पता नहीं इस समय किसका इंतजार कर रहा होता है जब ये फोटो बन रही होती है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता सही में किस चीज का इंतजार चल रहा है। ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट मान लो गुवाहाटी जी, तो ये जो ज्ञान प्रकाश है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। सही है? और एक ज्ञान प्रकाश और टाइम पास, इनके जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे, ये कहलाते हैं सबटेंजेंट और सबनॉर्मल। ठीक है, एक तो बना तमिलनाडु, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सबटेंजेंट,
और एक बना नागालैंड, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और इस पूरे ड्रामे में मेरे को दो चीजें दी गई है, एक तो कर्व और एक पॉइंट। पॉइंट तो दिया ही जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब इस पॉइंट पे खींचे जाने वाले टेंजेंट की लेंथ बताओ, नॉर्मल की लेंथ बताओ, सब टेंजेंट की, सब नॉर्मल की। चूंकि मुझे पॉइंट पता है और कर्व पता है, जनता, चूंकि मुझे पॉइंट पता है और कर्व पता है, तो ये जो थीटा है इसका टेन निकाला जा सकता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट कैन बी रिटन एज एफ डैश x1। कुछ चमक रहा है क्या? जो कि कभी कभी m से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, यानी कि m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। शुरू करूं? इन ट्राइंगल तपन, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो पान है इज y1। बोलो y1। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जोड़ने वाला साइन कौन है? साइन। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज y1 ओवर लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है तो क्या बन गया? y1 कोसेक थीटा। कोसेक कैन बी रिटन एज रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। y1 अपॉन मंकी रूट अंडर 1 प्लस मंकी स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई साहब? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है। कुछ लोगों ने बोला यार आप इसे मॉड क्यों नहीं चढ़ा देते? हमने बोला चढ़ा लो यार, बात तो सही है, जिससे फाइनल आंसर कम से कम लोब ऑफ पॉजिटिव तो दें। अरे भाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है, स्लोप नेगेटिव आ सकता है, लेकिन लेंथ तो पॉजिटिव ही आएगी। कुछ किताबों में मॉड पूरे पे भी लगा होता है, वो किताबें बोलती कि हमें जला दो नहीं तो हम तुम्हें जला देंगे। अंडर रूट पे किस लिए मॉड चढ़ा रहे हो भाई? पागल बना रहे हो क्या? अंडर रूट को तो खुद को ही पता है कि वो पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव है। इस केस में तो खैर पॉजिटिव ही है, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है। ठीक है? अरे ठीक है। अच्छा, ये तो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसी के साथ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लेते हैं, लगे आती। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बेस है इसी ट्रायंगल का, बेस और हाइपोटेनस को जो नहीं सॉरी, बेस और परपेंडिकुलर कौन जोड़ता है? टेन थीटा। तो इसी ट्रायंगल तपन में ही लगे हाथ हमने टेन थीटा y1 अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना है भाई? y1 अपॉन m। मॉड हमने सिर्फ इसलिए लगाया कि फाइनल आंसर पॉजिटिव दें। ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा है। इन ट्रायंगल नाम ही नहीं बन रहा। अच्छा, पतंग कहाँ है? गीले कुछ नहीं भाई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से काम चला लो। चलो, अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो पता ही नहीं होगा तुम्हें कौन है, क्या बात कर रहे हो? किसको पता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल? तेरे को तो पता हो सकता है, तू तो
पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश लोगों को किसको पता है ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल क्या है भाई? मतलब ये राइटर देखो ये हालत है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये हालत है। और सब सुबह सुबह हाथ में लेते हैं उसे अरे प्रॉक्टर एंड गैम्बल भाई प्रोडक्ट बनाती है यार, तुम्हारे शैम्पू सूम्पू साबुन सुबन पेस्ट पीएनजी। ओह पीएनजी, हाँ वही, उसका पूरा नाम बोल रहा था प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ओह पीएनजी, जैसे कोई पड़ोस में रहता है, अरे यार उसकी बात कर क्या पता क्या कर रहा था मैं, क्या ये यार, मतलब तुम लोगों के गांव में इतना कम एक्सपोजर, तुम्हें पीएनजी नहीं पता है? खैर मैं बिना मतलब स्टाइल मार रहा हूँ, मुझे भी इसलिए पता है कि मैं बॉम्बे रह चुका हूँ ठीक है चलो, चल क्या रहा है? लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने, y1 पता है, ये थीटा के लिए कौन है? बेस, और ये हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस कॉस थीटा बराबर y1 इंटू सेक थीटा, रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है रामलाल, पावड़ी हाँ ओ मैं, हाँ तू सही है, हाँ ठीक। दूसरी चीज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल tan थीटा, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बहुत हो गया यार, y1 इंटू एम। एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, मुझे पता है मुश्किल है, ठीक है, सिर्फ हाथ खड़ा करना बस। आप में से कितने लोग अपने आप को ये काबिल मानते हैं कि वो पहले दो फॉर्मूले और दूसरे दो फॉर्मूले में एक ऑब्जर्वेशनल रिश्ता निकाल सकते हैं? हाथ खड़ा करके बोलेंगे सिर्फ बस, चिल्लाएगा नहीं कोई। पहले दो रिश्ते बताए जाने पे दूसरे दो रिश्ते वो डायरेक्टली लिखने के काबिल थे। एक दो तीन चार, समझ बताएगा पक्का? बॉर्नविले खिलाऊंगा मैं तेरे को चुपके से कोंटे में ले जाके, बता। अबे चैम्पू, गेल से पे आदमी, पागल। सुन, ये गलत समझ गया बेचारा मेरा मतलब क्वेश्चन ही। मैंने ये नहीं बोला कि लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट में रिश्ता निकालना है। पहले दो रिश्ते अगर आपको दिए जाएं तो यूजिंग ऑब्जर्वेशन आप दूसरे दो रिश्ते निकाल सकते थे। दैट वाज द क्वेश्चन। पहले दो रिश्ते दिए जाने पर लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताए जाने पर लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑब्वियस होने चाहिए थे। वो क्या ऑब्जर्वेशन है सार्थक जी? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। लॉजिक हो रहा है, ऐसे नहीं। बहुत करीब हैं आप। दे दे भाई, तुम्हारा सरदार, इसका मतलब थोड़ी कुछ बर्दाश्त करोगे। सरदार भी पिटता है भाई। हाँ एक प्रीत जी, चलो बहुत बढ़िया चीज है। और आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, एक्चुअल में क्या है देखो सुनो, ये जो है ना, ये पहले दो रिश्ते लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि भाई साहब x1 y1 से m स्लोप की जो लाइन जारी होगी ना, ये बोल रहे हैं कि x1 y1 से m स्लोप की जो लाइन जारी होगी, टेंजेंट जिसे आप लोग कहते हैं, उसका x एक्सिस से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा टाइगर, उस और x1 y1 के बीच की डिस्टेंस तो ये होगी।
जिसे हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, और उसका जो एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन होगा वो होगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैंने उसका स्लोप m दिया था ना आपको उस लाइन का, उसी लाइन का स्लोप अगर -1/m होता, उसी लाइन का स्लोप अगर -1/m होता तो मैं m की जगह -1/m रखता। नॉर्मल वाले दिन वही हो रहा है बस। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो नॉर्मल वाले दिन वही हो रहा है। एक लाइन आई x1y1 से निकलने वाली जिसका स्लोप -1/m था, ठीक है, जिसने x एक्सिस पे गुवाहाटी पे काटा, ठीक है, तो पीजी के बीच की डिस्टेंस तो इस फॉर्मूले में m की जगह -1/m रखने पे, और उसका x एक्सिस प्रोजेक्शन जिसे सब नॉर्मल बोला जाता है, उस वाले फॉर्मूले में m की जगह -1/m रखने से मिलनी चाहिए थी, जो कि मिली वास्तव में। अच्छे से बोला जाए तो ये है। ठीक है।